नमस्कार मित्रों। अज्ञे जी के जन्म के 111 वर्ष पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी ने इसे बहुत बड़े रूप में उसे ये मना रहे हैं। 20 कड़ियाँ हम देख चुके हैं और इन 20 कड़ियों में अज्ञे के तमाम विविध रूप जो सामने आए हैं, उनसे मुझे लगता है कि जो भी इन्हें देखेगी, आने वाली जो पीढ़ी इन्हें देखेगी, उसे अपने इस प्रिय कवि की एक बहुत भरी पूरी छवि देखने को मिलेगी। मैं अपनी बात जहाँ तक करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कवि, कुछ व्यक्तित्व, कुछ जगहें, कुछ कृतियाँ ऐसी होती हैं जो पहले तो हमारे बाहर होती हैं, यानी हमारे आसपास होती हैं, लेकिन एक समय वो हमारे भीतर रहने लगती हैं और हमारा हिस्सा हो जाती हैं और फिर हम उनके साथ बड़े होते हैं। वो हमारे साथ बड़ी होती हैं कहिए, बल्कि ये बेहतर है, ये कहना सही है कि हम उनके साथ बड़े होते हैं। तो मेरे लिए अज्ञे जी व्यक्ति के रूप में और उनका समूचा जो कृतित्व है, उनकी कविताएं, उनका पूरा साहित्य एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो मेरे भीतर हैं और जिनके साथ मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ। जब 1987 में जब वे इस दैहिक रूप से इस लोक को छोड़कर चले गए, तब ये समझिए कि मेरी तो शुरुआत ही हो रही थी। 1987 ही वो वर्ष है जब मैंने सिरेमिक करना शुरू किया था और इसका जिक्र बाद में भी आएगा। पढ़ना तो मैं शुरू कर चुकी थी, लेकिन अज्ञे जी का दुर्भाग्य से तब तक मैंने सिर्फ शेखर एक जीवनी पढ़ा था। जब मैं अज्ञे जी से मतलब जब तक मेरी कुछ समझ बनी थी और तब तक मैंने सिर्फ शेखर एक जीवनी पढ़ा था और सब कुछ उनकी कविताएं और बाकी सब कुछ मैंने उनके जाने के बाद पढ़ा और एक ऐसा लगता रहा, जब भी पढ़ा तो ऐसा लगता रहा कि ये कैसा छल मेरे साथ हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे कोई गाड़ी में बिठा के और फिर खुद गायब हो गया हो हमें छोड़ के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे एक कवि, जो मैं आपसे कह रही थी कि वो हमारे भीतर रहने लगता है, इसका मुझे पता कैसे चला। जब 2003 में मैं माँ बनने वाली थी तो डॉक्टर को 9 महीने पूरे हो चुके थे और मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, अपनी मित्र को दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है। अंतिम हफ्ता चल रहा था और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा वजन बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। और जब कुछ सोनोग्राफी जैसी कुछ करवाई गई तो पता चला कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिस तरल पदार्थ में बच्चा घूमता है पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, वो सूख रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम कल सुबह ही ऑपरेशन कर देंगे। और तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आज तुम्हारे लिए सोना मुश्किल होगा, लेकिन सोने की कोशिश करना। और जब मैं घर आई तो सचमुच इस पूरे दौरान में मैं बिल्कुल चिंतित नहीं रही थी और बिल्कुल स्वस्थ रही थी, लेकिन वो रात काटनी एक तरह से मुश्किल हो गई थी और चिंतित हो गया था मन। और क्योंकि कलाकार स्वभाव है तो आप लगातार चित्र बनाते हैं और मेरे मन में चित्र बन रहे थे कि फ्लूइड नहीं है और बच्चा परेशान हो रहा है और क्या होगा। तो तब मुझे नहीं पता है कि किस प्रेरणा से, लेकिन मेरी बहन ने वो कैसेट
रिकॉर्ड प्लेयर पे लगा दिया जिसमें अज्ञे जी का काव्य पाठ था। ये कैसेट मेरी माँ ने अज्ञे जी से कहकर उनकी आवाज़ में अपनी पसंद की कविताओं की पूरी एक फहरिस्त बनाकर दी थी और कहा था कि आप इन्हें, तो अज्ञे जी ने उन कविताओं को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके और माँ को ला कर दिया था। तो मेरी बहन ने वो कविताएं अचानक मुझे कुछ कहे बिना उसने वो लगा दी और मुझे याद है कि अज्ञे जी की वो आवाज़ और कहना चाहिए कि मेरे भीतर 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 उतरती चली गई और एक तरह से मेरे साथ जिस तरह का कोई भी भय हो सकता था। देखिए, आप में से कुछ जानते ही हैं कि मैं 20-21 साल तक मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में काम किया और जहाँ पे जनजातीय संग्रहालय है, तो मेरा लेना देना, मेरा सरोकार हमारे देश के गांव में और देहात में बसने वाले जो लोग हैं उनसे ज़्यादा पड़ा और उनके बीच भी, और मुझे लगता है हम सब के बीच भी उस तरह से देवता हों या ना हो, लेकिन पूर्वजों की उपस्थिति बहुत बहुत खास है। मतलब पूर्वज, तो मुझे मेरे भीतर अज्ञे जी की आवाज़ एक पुरखे के रूप में उतरती चली गई और जब मैंने वो कविता सुनी, उसमें बहुत तमाम कविताएं थी, लेकिन वो कविता जब आई कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो ये जब बात हुई ना, हर आलोक छुआ अपनापन, वो जितने आलोक छुए पल थे जीवन के, मेरे जीवन के, जिसमें नवीन सागर थे, जिसमें मेरी दादा थे, दादी थी, नाना थे, नानी थी, बचपन के मित्र थे, बहुत सारे कलाकार थे गाँव में जो फैले हुए, वे सब के सब जैसे मेरे पास आ गए और अचानक से मेरी वो चिंता ही दूर हो गई। मुझे लगा कि ये इनका काम है, मेरी संभाल करना और मेरे भीतर ये जो बच्चा है, बालक जन्म लेने वाला है, उसकी संभाल करना अब ये पुरखों का काम है। और सच बता रही हूँ कि मैंने ये पहले पढ़ा था, लेवी स्ट्रॉस ने इस पर लिखा है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं लेवी स्ट्रॉस, उन्होंने ये लिखा है बकायदा कि शमन जो है, एक जब कठिन प्रसव होता है तो कैसे उस कठिन प्रसव को दूर करने के लिए, जब बच्चा अगर फंस जाता है तो शमन जो है एक ऐसी जटिल कहानी सुनाता है जिसमें गुफा का द्वार बंद है और कैसे गुफा के द्वार में से नायक निकला। वो जब ये कहानी सुनाता है तो वो कहानी एक तरह से जो प्रसवा, जो माँ होती है, उसके भीतर भी वो गांठ को खोल देती है, उसके भीतर के गुफा के द्वार को भी खोल देती है और प्रसव आसानी से हो पाता है। इस घटना का जिक्र लेवी स्ट्रॉस ने किया था, लेकिन मेरे लिए शब्दशः अज्ञे जी की आवाज़ में वो जो कविताएं थी, उन्होंने शब्दशः ये काम किया था। मेरी सारी चिंता दूर हो गई, मेरा सारा जो भय था वो दूर हो गया और सारे पुरखे मेरे आसपास चले आए। तो मुझे नहीं पता कि बहुत बार ये चर्चा चलती है कि कविता का, साहित्य का, कला का यूटिलिटी होती है या नहीं होती, कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल तय है कि अज्ञे जी ने कब सोचा होगा कि उनकी इस कविता का इस्तेमाल ऐसा हो जाएगा। तो कला की यूटिलिटी, उपयोगिता होनी चाहिए, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक गहरी आवश्यकता के भीतर से जन्म लेता है। वो एक कवि के भीतर यदि कोई कविता जन्म लेती है या
कलाकार के भीतर कोई शिल्प जन्म लेता है तो वो एक उसके भीतर की आत्यंतिक ज़रूरत होती है जिसमें से वो जन्म लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के न जाने किन मोड़ों पर वो किसी के काम आता है। और कला की इससे बड़ी उपयोगिता और क्या हो सकती है। मुझे ये भी ख्याल है, ये भी स्मरण है कि जब मेरे नाना नहीं रहे थे तो मेरी माँ 2 साल तक एक तरह से उन्हें चैन ही नहीं पड़ रहा था और वो बात बात पे रोने लगती थी और हम उनसे कहते थे कि ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन एकमात्र चीज़ जो उन्हें उन दिनों में उनका सहारा थी वो कविताएं थी। उनके जितने प्रिय कवि थे, गुजराती के बहुत सारे कवि थे, नरसिंह मेहता, निरंजन भगत, प्रियकांत मणियार और भी कई, और अज्ञेय प्रसाद, ये निराला, ये तमाम वो लगातार ये कविताएं बोलती रहती थी। उन्हें बहुत सारी कविताएं याद थी और मैं ये समझती हूँ कि कविता आपके काम आए कैसे, यानी आपको कुछ याद हो तो वो आपके काम आएगी। तो मैं उन्हें हमेशा देखती थी कि वो अपने आप से वो कविताएं बोल रही हैं, एक किस्म का जाप कविताओं का। वो घूमने निकल जाती थी सुबह भी शाम भी, और उसमें अज्ञेय की कविता बहुत बार, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान और असाध्य वीणा, और जाने उसमें से पंक्तियां वो बोलती रहती थी। तो मैंने तो सचमुच कवि को, कविता को अपने जीवन में भी काम आते देखा है और इसलिए मुझे तो बिल्कुल लगता है कि कविता की उपयोगिता और बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं आपको अगर उस तरह से बताऊं कि मेरी पहली मुलाकात कब हुई अज्ञेय जी से, तो मैं बहुत छोटी थी, मैं कोई 8 साल की थी और मुझे ये स्मरण है कि मेरी बहन का जन्म हुआ था, वो कुछ महीने की थी और मैंने पाया कि एक दिन हमारे घर में कोई आने वाले हैं जिनको लेकर इतना उत्साह है कि माँ तो माँ, मेरे पिताजी भी घर साफ करने में और तमाम करने में लगे हुए हैं। तो मुझे बड़ा कुतूहल था कि ऐसे कौन आ रहे हैं कि मतलब एक मचा हुआ है अंततः। और ये था कि वो आएंगे और उनके साथ पापा को उनके साथ सांची जाना है और माँ कह रही थी कि नहीं हम भी चलेंगे, मैं भी चलूंगी, ये तो कोई बात नहीं, मैं भी लेखक हूँ। तो अंततः वो सुबह सुबह ही, वो व्यक्ति जिनका जिक्र चल रहा था वो सुबह सुबह ही आ गए। अब चूंकि इतना हंगामा मचा हुआ था घर में, इतनी उत्साह से तैयारियां चल रही थी, तो मैं भी पर्दे के पीछे से झांक रही थी। और तो मैं तब कोई 8 साल की थी और उस समय में भी मुझे ये याद है कि हमारे घर में तब कोई किसी तरह का कोई फर्नीचर नहीं था, कोई कुर्सियां नहीं थी, एक गद्दा डाला था और 2-3 कुछ दरियां जैसी बिछी होंगी। तो वो बैठे हुए थे और तो उनके बैठे होने से ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरा बड़ा भरा भरा सा लग रहा है। और वो जो मुस्कुरा रहे थे, ये मुझे ख्याल है कि उतनी छोटी अवस्था में भी मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ होठों से नहीं मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आंखें, उनका पूरा शरीर, वो एक प्रफुल्ल जो मन है वो उनके पूरे व्यक्तित्व से झांक रहा था। और तब मैंने देखा कि माँ ने जो है उनके आने के लिए गाजर का हलवा बनाया था और मुठिया, एक गुजराती डिश होती है जो लौकी और कई तरह के आटे मिलाकर भपा कर बनाई जाती है, तो वो बनाई थी। उन्होंने उन्हें दी नाश्ते में और कहा कि मुझे पता है कि आज आपका जन्मदिन है। तो जो आए थे वो खुश हुए ऐसा दिखा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो उनकी जो मुस्कान थी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कान से कान तक खिल गई। और वो कुछ बुदबुदाए, लेकिन वो तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर माँ ने ये भी कह दिया कि मैं भी
चलना चाहती हूँ सांची। तो वो जो आए थे वो अज्ञे जी ही थे और उन्होंने कहा कि ये तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। वो तो दरअसल मुझे चिंता थी कि बच्ची क्योंकि छोटी है तो कहीं असुविधा होगी, पर इससे सुंदर तो कोई बात ही नहीं होगी। हम सब चलेंगे। तो लिहाजा ये हुआ कि अज्ञे जी और इलाजी इलाजी हमारे घर तो नहीं आई थी, गेस्ट हाउस में थी, उन्हें लेकर हम गए थे। माँ, पिताजी, मैं और हमारी कोई 7 साल की बहन राजुला, हम लोग सब सांची गए थे। ट्रेन का मुझे हल्की सी छवि है कि जाने क्या हुआ था। कुछ उद्दंड किस्म के लड़के, इंजीनियरिंग कॉलेज था विदिशा में, और वो चढ़ गए थे और वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ परेशान कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल साधारण जनरल डब्बे में बैठ के गए थे और उनको हटा रहे थे या कुछ कर रहे थे। और तो अज्ञे जी उठकर खड़े हो गए थे और उन्होंने लड़कों से कहा था कि आप यहाँ बैठिए, मुझे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे ख्याल है कि पापा, माँ, इलाजी सब उठ गए और वो लड़के मेरे ख्याल में शर्मिंदा हुए थे और उन्होंने फिर बहुत कहा था कि नहीं आप बैठ जाइए, लेकिन अज्ञे जी नहीं बैठे थे। वो पूरे रास्ते फिर खड़े होकर ही गए थे। हालांकि बहुत आग्रह हुआ उनसे फिर बाद में बैठ जाने का। सांची में जो उनके साथ हम लोग 3 दिन तक सांची में रहे थे और वो इतनी पुरानी छवि है, लेकिन ऐसा लगता है कि 3 दिन नहीं 3 साल जैसे कि हम वहाँ पे थे। और उस पूरे दौरान में जो छवियाँ हैं वो एक तो ये कि अज्ञे जी जो हैं वो मेरी 7 साल की बहन को लगातार गोद में उठाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा वही गोद में उठाए रहते थे उसे। कहीं भी हम लोग जा रहे होते थे, तांगे में बैठकर हम लोग उदयगिरी गए थे और अशोक का स्तंभ देखने गए थे। और माने अक्सर शाम को सुबह सड़क के किनारे बैठे हैं, भजिए खा रहे हैं और जाने क्या क्या इन लोगों की बातें चलती होंगी। लेकिन मुझे बड़ी दिलचस्प बात लगती थी कि उन्हें तस्वीर खींचने का उन्हें बहुत शौक था और मुझे तस्वीर खिंचाने से बहुत बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल तस्वीर खिंचवाती ही नहीं थी। और आज ये सोच के बहुत शर्म आती है, लेकिन कि मैंने उन्हें उसमें तस्वीर नहीं खींचने दी अपनी। उन्होंने बहुतेरा कोशिश की और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ये मेरे क्यों खींचनी है इनको। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जो भी तस्वीरें हैं उस समय की, उनमें सब में मैं मुंह पे हाथ रखी हूँ या छिप गई हूँ, इस तरह की तस्वीरें हैं। एक और वाकया याद है वहाँ का, सांची का। मैं बहुत छोटी थी तो कुछ समझ तो थी ही नहीं, लेकिन मुझे ख्याल है कि मेरी बहन क्योंकि सोई हुई थी कमरे में, तो मैं कमरे में खाना खा रही थी जबकि बाकी सारे लोग डाइनिंग रूम में खाना खा रहे होंगे। तो अज्ञे जी ने शायद जो होंगे वहाँ पे, उनसे कहा होगा कि बच्ची को रोटी कमरे में दे आओ, और उसने नहीं सुना होगा या मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा कि अज्ञे जी रोटी लेके और सब्जी का कटोरा लेके कमरे में देने आ रहे हैं। तो ये जो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व को लेकर बहुत सारी बातें दूसरे लोगों ने जब महसूस की, उससे मेरा अनुभव बिल्कुल इतर है। मित्र और संपादक पीयूष दहिया अक्सर मुझसे ये पूछते थे कि आपको कैसा लगता होगा कि आपके घर में कैसे बड़े बड़े लेखक कलाकार आते रहे, तो आपको कैसा लगता है। तो मुझे उनका ये प्रश्न पहले सचमुच बिल्कुल समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मेरी स्मृति में ये जो तमाम लोग हैं ये इतने सहज और ये बड़े हैं, इसका पता ही नहीं चला। मतलब ये शब्दशः इन्होंने कभी महसूस ही नहीं करवाया कि ये बड़े हैं। वो हमारी बातों में भी इस तरह की रुचि लेते रहते थे कि लगता ही नहीं था कि वो बड़े हैं या कुछ है। मुझे ख्याल है कि शायद इस सांची वाली घटना के 1 आध वर्ष के भीतर ही
1 वर्ष के अंदर ही हम लोग अल्मोड़ा से लौट रहे हैं, और तब अल्मोड़ा से बस की 13 घंटे की यात्रा करके हम दिल्ली पहुंचे, और हम सीधे अगेज जी के घर पहुंचे थे रात में। तो मैं तो नींद से बुरी तरह, बहुत नींद मुझे आ रही थी, लेकिन अगेज जी इंतज़ार कर रहे थे, खाना बना रखा हुआ था, और मैंने कहा कि सोना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सबसे पहले तुम खाना खा लो। और फिर मुझे ख्याल है कि उन्होंने खुद प्लेट लगाकर मुझे दी थी, और खाने के अंत में लौकी की मिठाई खिलाते हुए ये भी बताया था कि ये उन्होंने खुद बनाई है। बिल्कुल लौकी का मिठाई का वो टुकड़ा भी मुझे अभी तक याद है, उसका साइज़, उसका रंग। अगले दिन उन्होंने, मैंने देखा कि बाकी सारी अलमारियां में तो किताबें जमी हुई थी, और किताबें भी सब पे ब्राउन पेपर का जिल्द लगा हुआ था, सारी किताबों में लाइन से। और तो मैं छोटी थी और मुझे लगा कि ये एक ही किताब है जो इतनी सारी हैं, तो शायद मैंने उनसे पूछा भी कि ये सारी एक ही किताबें हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस पे जिल्द, तुम अपनी कॉपी पे और इस पे जिल्द लगाते हो? तो मैंने कहा हाँ, जिल्द लगाते हैं, पर मुझे ये नहीं ख्याल आया था कि बड़े भी अपनी किताबों पे जिल्द लगा सकते, वो भी ब्राउन पेपर का। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे जिल्द लगाना आता है? तो मैंने शायद कहा था कि नहीं आता, और ये मुझे ख्याल है कि वो ब्राउन पेपर लेकर आए थे, और जिल्द लगाना उन्होंने मुझे सिखाया था। और शायद ये कारण हो कि ब्राउन पेपर आज भी मुझे बहुत पसंद है। और जब किसी लिफाफे में कुछ आता है और ब्राउन पेपर होता है, तो उसको उलट के, उसको खोल के, और उसको लिखने की सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना मुझे आज भी पसंद है। उन्होंने एक और चीज़ मुझे दिखाई थी। वहाँ पे एक ही अलमारी थी जिसमें चीनी मिट्टी की तरह तरह की चीज़ें रखी हुई थीं, और मुझे ख्याल है कि उन्होंने मुझे वो चप्पल भी दिखाई थी, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद बनाई है। और जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनको पलट के देखा, और अविश्वास से कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चप्पल खुद बना सकता है। और वो चीनी मिट्टी की उन्होंने वो तमाम चीज़ें दिखाई थी, और ये कहा था कि ये उन्होंने खुद बनाई हैं। बल्कि उस दिन का नाश्ता जो है मैंने विशेष तौर पर उनके बनाए हुए कटोरे में किया था, दलिया था मेरे ख्याल में। लेकिन ये देखिए कि तब मेरा सिरेमिक से दूर दूर तक, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीनी मिट्टी की चीज़ें हाथ से बनाई जा सकती हैं या कैसे बनती हैं। मुझे इसका कोई अनुमान नहीं था। ये एक तरह से कहना चाहिए कि मेरे जीवन में मिट्टी से, सिरेमिक से जुड़ी हुई और अगेजी से जुड़ी हुई 3 चीज़ें हैं जो जीवन में हुई, और जिनका जिक्र मैं करूँगी अभी। लेकिन ये पहला मौका था जब मैंने ये उनकी बनाई हुई चीज़ें थी। इनकी धुंधली सी स्मृति मुझे है, आकार तो मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन रंग कुछ ख्याल है कि रंग कैसे थे, और वो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे दिखाई भी थी। इसके बाद वो एक दिन बिल्कुल मतलब उनमें कुछ बच्चों जैसा तत्व था। जो भी उन्हें जानते हैं, प्रयाग जी और जो नंदकिशोर जी, ये लोग सब बताएंगे, कई उनमें तत्व बिल्कुल बच्चों जैसे थे। मसलन कि उन्हें दूसरे को अचानक से चौंका देना, चकित कर देना, इसमें उन्हें बड़ी खुशी होती थी। तो वो अचानक से एक जाड़े की एक शाम, तब भारत भवन नहीं बना था, लेकिन भारत भवन के पहले कला परिषद नाम की एक संस्था थी जो बहुत एक्टिव थी, और अशोक वाजपेयी जी उसके अंतर्गत उत्सव नाम का हर वर्ष जाड़े में एक लंबा कार्यक्रम करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। उसमें अगेज जी का कार्यक्रम नहीं था। एक लिटिल बैले ट्रूप नाम की संस्था है जिसे शांतिवर्धन ने स्थापित किया था, और जिसका रामायण बैले संभवतः आप में से सबने देखा होगा, पंचतंत्र और रामायण बैले आप सबने देखा होगा। तो उसे जो चला रहे थे गुलवर्धन जी और प्रभात दा, ये दोनों अगेज जी के बहुत अच्छे मित्र थे। और उनके कहने से, क्योंकि पशुतंत्र नाम का बैले था,
जो ऑरवेल के एनिमल फार्म पर आधारित था। तो उसका निर्देशन जो है वो प्रभादा ने किया था, और उसे देखने के लिए अगेज जी आए थे। तो आए तो वो उसे देखने के लिए थे, लेकिन हमारे घर रुके थे। तो अब अचानक से वो शाम को 5 साढ़े 5 बजे प्रकट हो गए, और ख्याल नहीं आता कि क्या मामला था। लेकिन माँ नहीं थी, माँ और राजुला घर पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे, मतलब भोपाल में नहीं थे। तो अब मैं और पापा हैं, और वो ज़माना है जब हमारे यहाँ गैस भी नहीं थी, तो और बाई इत्यादि ये कोई खाना बनाने के लिए ऐसा कोई नहीं था। तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि अब क्या करें, क्योंकि मैंने देखा कि वो सामान लेकर आए हैं। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया कि अब क्या किया जाए। तो लेकिन कुछ करना चाहिए। तो मैं आज ऐसे ही 9-10 साल की होंगी, और मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए, अब ये आए हैं। और पापा बड़े उत्साह में कुछ चाय वाय बनाने का कुछ कर रहे हैं, तो जो भी वो कर रहे होंगे। तो मैंने जाके बाथरूम सोचा कि बाथरूम धोना चाहिए, मुझे बाथरूम रगड़ना चाहिए। तो मैंने ब्रश उठाया। वो आपको ख्याल होगा कि वो उस ज़माने में सरकारी घरों के बाथरूम जो हैं वो बहुत ही अंधेरे और फिसलन भरा फर्श हुआ करता था। तो मैंने उसका फर्श रगड़ रगड़ के उसमें जो भी कुछ काई वाई होगी वो दूर की, और रगड़ रगड़ के जब मैंने साफ कर लिया, और उसके बाद आके मैंने दरवाजे के पास कान लगाया, तो मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि चाय जो है वो नहाने के बाद पिएंगे। तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि जाड़े के दिन में 6 बजे कौन नहाता है, और वो तो गीज़र वीज़र का ज़माना नहीं था। मुझे याद नहीं है कि पापा ने पानी गर्म करके उन्हें दिया कि नहीं। बहरहाल उन्होंने नहाया, और मैं ये सोचती रही कि मतलब क्या बात है, देखो मैंने बाथरूम धोने का मुझे ख्याल आ गया और इन्हें नहाना है, देखिए। तो मुझे ख्याल है और ये पापा को ख्याल है, हम दोनों ने एक दूसरे की, पापा ने मुझे कहा कि इतनी जोर जोर से क्या गेज गा रहे हैं। वो बड़ी जोर जोर से गाना गा गा के उन्होंने, इतनी ठंड थी, शायद ठंड से बचने के लिए गाना गा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने गाना गा गा कर नहाया। और तब तक पापा ने चाय बनाई हुई थी। और इस बात को समझने में मैं तो ये सोचती रही कि मैंने देखो कैसी बुद्धिमानी का काम किया कि बाथरूम साफ कर दिया। लेकिन ये बात मुझे बहुत सालों बाद, अगेंज जी के जाने के कई वर्षों बाद, जब मैंने मानस मुकुलदास जी का संस्मरण पढ़ा, शायद तब या उसके थोड़े पहले, ये बात समझ में आई कि उस दिन अगेंज जी ने सिर्फ इसलिए नहाया था क्योंकि उन्होंने, इतना छोटा सा तो घर हुआ करता था, उन्होंने सुन लिया होगा कि वो बाथरूम रगड़ने की आवाज़, वो ब्रश की आवाज़ उन्होंने ज़रूर सुनी होगी। उन्होंने सिर्फ इस कारण से ही नहाया था कि तो ये जो दूसरे को बड़ा कर देने की, दूसरे को बड़ा महसूस करवाने की जो ये इन लोगों में जो खूबी थी, ये इतनी अद्भुत खूबी है कि क्या बताया जाए। जल्दी जल्दी से पापा ने खिचड़ी बनाई, मैंने उनकी मदद की होगी सब्जी इत्यादि काटने में। और खिचड़ी को कार्यक्रम से लौट कर आकर खिचड़ी गरम करके जो खाई गई, उसे उंगलियां चाट चाट के चटोरों की तरह से अगेंज जी ने खाया, और मुझसे पूछते रहे कि तुमने क्या डाला। और आगे पापा कहते रहे कि आप कमाल कर रहे हैं, मैंने बनाई है खिचड़ी, और आप जो है इसको क्या आएगा ये। लेकिन उन्होंने पापा की बात नहीं मानी, उन्होंने उस खिचड़ी का श्रेय मुझे ही दिया, हालांकि खिचड़ी पापा ने बनाई थी। लेकिन उन्होंने श्रेय मुझे ही दिया और मुझसे ही उसकी बारीकियां पूछते रहे थे। उसके बाद ऐसे कई मौके आए जब अल्मोड़े में उनके घर पर उनसे मिलना हुआ। मुझे ख्याल है कि वो हमारे घर पे आके रुकते थे, और माँ, जैसा कि शायद स्त्रियां ही कर सकती हैं, यानी उनके जो मन में आता था वो उनसे वो कह पाती थी। एक बार उन्हें एक सफ़ेद रंग का कोटा डोरिया का कपड़ा मिला, और उस कपड़े को देखकर ही माँ के मुंह से निकला कि ये तो अग्गे जी के कुर्ते का कपड़ा है।
तो उन्होंने सचमुच उसे खरीद के और अज्ञे जी को दे दिया कि अज्ञे जी ये तो आपके लिए है ये कपड़ा। अगली बार जब अज्ञे जी आए थे तो मुझे ख्याल है कि वो वही कुर्ता पहने हुए थे और वो मेरे ख्याल में 2-3 दिन रहे। वो 2-3 दिन उन्होंने कुर्ता नहीं बदला था, वो 2-3 दिन वो ही कुर्ता पहने रहे। ये अलबत्ता अलग बात है कि वो तब भी उतना ऊंचा नहीं था, मतलब एक सलीके से जिसे कहते हैं कैरी करना, इसका तो क्या बताया जाए, उनका कोई सानी नहीं था। जो भी करते थे उसमें एक सलीका होता था। इसके बाद मैंने वो जब वो हमारे यहाँ 87 में आए, 87 में 2 बार वो आए। एक बार जब वो आए तो हुआ ये कि मैंने सिरेमिक करना तभी शुरू किया था और 1 महीने की वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैंने भी कोई 10-12 चीज़ें बनाई थी। और ये बिल्कुल संयोग की बात थी कि जिस दिन भट्टी में से पककर वो चीज़ें लेकर मैं घर लौट रही थी, उस दिन अज्ञे जी घर पे थे। तो तब तक मुझे ये माँ ने और पापा ने बताया था, मैं तो थोड़ा भूल गई थी। जो बचपन में मैंने जो बनाए उनकी चीज़ें देखी थी वो तो मैं तो थोड़ा सा भूल गई थी, लेकिन इन्होंने बताया हुआ था तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं अपनी चीज़ें बिल्कुल भी अज्ञे जी को दिखाना नहीं चाहती थी। तो हमारे घर में एक चोर दरवाज़ा भी था जिसका इस्तेमाल मैं और मेरी बहन किया करते थे। जब भी लोग बैठे होते थे तो हम बैठक से होकर नहीं गुजरना चाहते थे तो हम उस चोर दरवाजे का इंतजार से घुसा करते थे और सीधे अपने कमरे में जाते थे। तो मैं एक बेडौल सा थैला लेकर चोरों की तरह से दबे पांव अंदर घुसी पीछे के दरवाजे से और अपने कमरे की तरफ। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी रही कि अज्ञे जी उसी क्षण पानी पीने के लिए रसोई में आए थे और रसोई से लगा हुआ जो स्टोर रूम था वही मेरा और राजुला का कमरा, पढ़ने का कमरा था, क्योंकि घर में जगह ही नहीं थी। तो उन्होंने फौरन ताड़ लिया कि ये मैं कुछ छुपा के ला रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है इस झोले में? तो मैं ऐसी रंगे हाथों औचक पकड़ी गई थी कि मुझसे कुछ कहते ही नहीं बना। तो मैंने वो पूरा झोला ही उनके हवाले कर दिया और वो अखबार में लिपटी हुई छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको कि एक एक को उन्होंने खोला और खोल कर मेज़ पर रखते गए और एक एक चीज़ को उलट पुलट के वो इतनी देर तक देखते रहे। अब सोचिए कि कोई पहली बार बना रहा है, क्या ही होगा उनमें, बिल्कुल साधारण सी वो चीज़ें होंगी, उनमें कोई कुछ खास नहीं होगा। और पहले तो मुझे बहुत उलझन होती रही कि भाई ये क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं इतनी देर, ये जाएं अपने मतलब कमरे में। पहले तो मैं ये मना रही थी, लेकिन जब वो तो ऐसा लग रहा था कि वो भूल गए हैं कि मैं हूँ। वो उसे उलट पुलट, ये रंग कैसे आया, इसमें क्या लगाया है, ऐसा करके 10 बातें पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तब उन्होंने मुझे बताया, फिर से बताया कि मैंने भी सिरेमिक किया है। और उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में जब वो थे तो जहाँ वो रहते थे उसके पास में ही एक सिरेमिक का स्टूडियो था जहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था और सिरेमिक सीखा था। और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे वो किन्हीं पहाड़ों से लाए हुए क्वार्ट्ज के पत्थर थे जिनको उन्होंने चुपके से, जो कटोरा जैसा उन्होंने बनाया था उसमें वो क्वार्ट्ज के पत्थर डाल दिए थे और जो कि पिघल कर, क्योंकि आप सब जानते हैं विज्ञान के विद्यार्थी थे अज्ञे जी, तो उनकी केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि की समझ बहुत बेहतर रही होगी। तो उन्होंने वो किया और उन्होंने कहा था कि इतने गजब के इफेक्ट आए थे उन पत्थरों, वे पत्थर पिघल गए थे क्योंकि इतने ऊंचे तापमान पे सिरेमिक पकता है। और उनसे जो रंग और जो रूपाकार उसमें क्रिएट हुए थे वो इतने चौंकाने वाले थे कि हर कोई उनसे पूछ रहा था कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। तब उन्होंने मुझसे भी कहा कि मुझे भी अपने आसपास में जो मिट्टियाँ मिलती हैं, जो पत्थर मिलते हैं, उनको भी पकाकर उनका प्रयोग आगे कभी करना चाहिए। ये तो उस समय पे जब वो आए थे
तो वो फिर अंततः उन्होंने वो सारे वो खोले, देखने के बाद उनमें से एक जग था, पानी का जग। मैं वो अब वो जग तो नहीं है, लेकिन आकार बताने के लिए मुझे लाना चाहिए था। तो वो एक जग था बिल्कुल साधारण सा, गोलाई लिए हुए, और एक जग था जो शायद उन्हें पसंद आया था। अब देखिए, वो कहते तो प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो जग में, उसी जग में वो पानी लेते थे। चाहे वो सोते समय पानी जो अपने लिए रखते थे वो भी उस जग में रखते थे, और खाने की मेज़ पर जब खाना या नाश्ता हम लोग करते थे तो वो जग पानी से भर के वो अपने पास रख लेते थे। और बात करते हुए ये भी सब जानते हैं कि वो खाने की मेज़ पे से उठते ही नहीं थे। कोई खाना या नाश्ता जो है वो 2 घंटे तक चला करता था। उस पे तमाम तरह की बातें हुआ करती थी। एक तरह से खाना या नाश्ता उनके लिए अनुष्ठान की तरह से वो करते थे। मतलब एक एक चीज़ का वो उनकी खास आदत थी कि वो जो तमाम बर्तन हैं उन्हें अपने चम्मच से बजाएंगे, छुएंगे, एक एक चीज़ का स्वाद लेंगे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि वो खाने के पहले उन्हें ये भी ख्याल आए कि ये सब्ज़ी किस बगीचे में, किस बगिया में होगा ये करेला, अगर उन्हें ये भी ख्याल आता हो, क्योंकि वो उनका ऐसा ही तरीका था। उनका होना ही इस तरह से एक अजीब संपूर्ण सा था। तो उसमें वो पानी का जग को वो लगातार छूते रहते थे, या उसे घुमाते रहेंगे, या उसमें से कोई और पानी नहीं पी सकता था। वो जग उन्हीं के पास रहता था, उसमें से वो उठाते थे। अच्छा, तो ये सबको पता चल गया था कि ये जग उन्हें बहुत पसंद है, और मुझे भी दिख रहा था। पापा ने कहा कि माँ ने और पापा ने दोनों ने कहा कि ये जग गणेश जी को ही दे दो, उन्हें बहुत पसंद आया है। और मुझे लगा कि ये पहला बनाया हुआ ये क्या ही, ये इसमें कुछ भी खास नहीं है, और ऊपर से वो काफ़ी छोटा था। उसमें ले दे के 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी आ सकता है, मेरे ख्याल में 1.5 गिलास पानी आ सकता है। तो मैंने सोचा कि ये तो उनको देने योग्य नहीं है, और मैं निश्चित ही जल्द ही ऐसा जग बनाऊंगी जो मैं उन्हें दे सकूं। तो मैंने उन्हें वो जग नहीं दिया। और उसके बाद एक बार वो उसके बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ही, एक महीने के अंदर ही वो फिर से भोपाल आए थे, और कवि भारती का आयोजन था, और कवि भारती में हिस्सा लेने के लिए वो आए थे। और तब तक न जाने क्यों मैंने आपको बताया कि शेखर एक जीवनी को छोड़कर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तब तक मैं उनकी कविता से, न केवल उनकी कविता से, बल्कि एक तरह से कहना चाहिए कि कविता ही मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने उपन्यास और कथा साहित्य तो देश दुनिया का खूब पढ़ा था, लेकिन कविता मेरे भीतर, जो कथाओं में वो जो राजकुमारी होती है ना, जो किसी श्राप के चलते सोई हुई है, और तो उस तरह से मेरे भीतर उसका जो रसिक था वो सोया हुआ था। लेकिन इस कवि भारती में अज्ञे जी ने जब कविता पाठ किया, और उनकी कविता की वो पंक्तियाँ, धुंध ढकी कितनी गहरी, वापिका तुम्हारी, लघु अंजलि हमारी, ये इस कविता ने सचमुच में मेरे भीतर जो सोई हुई कविता की जो रसिक जो थी, उसको जगा दिया। सोई हुई जो थी उसे जगा दिया, और वो वहाँ से मेरे लिए कविता के द्वार, सच पूछिए तो, खुले। इस यात्रा में जब वो आए थे तो मुझे याद है कि 1 अप्रैल का दिन था वो, और सुबह सुबह नवीन सागर जो एक कवि हैं, वो सुबह सुबह सुरा नाम की एक चीज़ बना कर लाए थे। और सुरा जो है वो मीठे शक्करपारे, ठेकुआ जिस तरीके से होता है उस तरह की कोई चीज़ होती है, और वो बहुत स्वादिष्ट गर्मा गर्म, उन्होंने तो क्या बनाए होंगे, छाया मौसी ने बनाए होंगे, लेकिन बहरहाल वो गर्मा गर्म लेकर आए थे।
और इतने स्वादिष्ट थे कि मैं बिल्कुल बढ़ चढ़ के खुश होके उनसे पूछने लगी कि ये कैसे बना है। तो देखिए, जब एक बड़ा लेखक, बड़ा कवि ऐसा होता है ना, वो आपको खोलता है। तो अज्ञे जी की प्रेजेंस में नवीन सागर जो हैं वो उन्होंने इसका ऐसा किस्सा बनाया, यानी ये जो सुरा बनाने की जो पद्धति उन्होंने बताई थी कि उसको कैसे आटे को फर्मेंट करना पड़ता है, ऐसा बताते चले गए कि मतलब मज़ा ही आ गया। तो मैं कुछ ज़रा ज़्यादा ही प्रभावित शायद हो रही होंगी। तो अज्ञे जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा कि ये भी तो याद करो कि आज कौन सा दिन है। और तब अचानक से हम लोग को याद आया कि ओहो 1 अप्रैल है आज तो। और सारे के सारे हंस पड़े, और नवीन चाचा तो सबसे ज़्यादा ज़ोर से हंस पड़े और एकदम चुप हो गए। तो मैंने मुझे ये तमाम चीज़ें इस तरह से याद हैं कि एक बार अल्मोड़ा में वो वही जो उनकी आदत थी कि किसी को चौंका देना, अचानक से खुश कर देना। तो वो एक बार अचानक से माँ पापा इन लोगों को बिना बताए, अच्छा वो मोबाइल और फ़ोन का उस तरह से ज़माना भी नहीं था, तो बताते तो पत्र के द्वारा ही बता सकते थे। बहरहाल ऐसा कोई पत्र उन्होंने नहीं लिखा, और वो अचानक ही अल्मोड़ा आ गए। और निर्मल जी थे, नंदकिशोर आचार्य थे, और उनके साथ में। और तो वो आ गए, और अचानक से खबर आई कि नीचे एक होटल था, होटल सेवॉय में वो रुके हैं, उन्होंने बुलाया। अब माँ और पापा जो है कौसानी गए हुए थे। क्या प्रयाग जी आप भी थे उसमें? ख्याल नहीं है। तो 4 लोग थे, और नहीं, प्रयाग जी नहीं थे। तो मैं और मेरी छोटी बहन भागे हम लोग, और काटो तो खून नहीं कि अब क्या होगा, और अब पापा लोगों को बताने का कोई उपाय ही नहीं है कि वो आए हुए हैं। खैर हम दोनों पहुँचे तो अज्ञे जी ने पूछना शुरू किया कि क्या हम डोली डाना गए हैं, क्या हम कसार देवी हम कितनी बार जाते हैं। तो वो जिस तरह से पूछते थे और जितना रस लेते थे, तो हम तमाम तरह के, मैं और मेरी बहन किस्से सुनाने लगे कि कैसे हम फलाने जंगल में हम किस तरह से रास्ता भटक गए थे और खो गए थे। और हम उनको वो अपने बचकाने किस्से सुना रहे हैं, और उन्होंने भी हमें लाजवाब किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि एक बार अल्मोड़ा के निकट किसी गांव में वो रामलीला देख रहे थे, और तो रामलीला में हनुमान को लंका के लिए कूद लगानी थी समुद्र के ऊपर से। तो तभी वो जो हनुमान का कैरेक्टर कर रहे थे, निभा रहे थे, वो कूद कर स्टेज से लोगों के बीच में आए, और उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि अरे भैया जल्दी से बीड़ी दो, बहुत लंबी यात्रा पे जाना है मुझे। और जल्दी जल्दी बीड़ी के 2 कश खींचे, और फिर हनुमान का रोल करने के लिए वो मंच पर चले गए। तो इसी तरह से उन्होंने एक बार शायद उनके घर में मैं थी, और उनके घर पे माँ और मैं उनके बगीचे में टहल रहे थे, और उनके बगीचे में एक बहुत ही सुंदर नागचंपा का वृक्ष था। लाल रंग के, मरून रंग के बहुत ही सुंदर फूल फूले हुए थे। और माँ ने खुश होकर कहा कि ये नागचंपा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ नागचंपा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता है कि ये नागचंपा जो है वो इतनी आसानी से नहीं लगता। तो माँ ने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि वे किसी के घर गए थे जिन्हें बागवानी का बहुत शौक था, और अपना बगीचा घुमाते हुए और नागचंपा का पेड़ दिखाते हुए उन सज्जन ने अज्ञे जी से कहा कि अज्ञे जी ये नागचंपा ऐसे नहीं लगता, ये तभी लगता है जब इसकी डाल जो है वो चुरा कर लाकर लगाई जाए। तो अज्ञे जी ने कहा कि अच्छा। तो फिर माँ की तरफ देखते हुए अज्ञे जी ने कहा कि ये चंपा जो लगा है, इसके लिए डाल मैं उन्हीं के घर से चुरा के लाया था। तो जो उनके
गुरु गंभीर व्यक्तित्व से और भारी भरकम व्यक्तित्व से जो लोग शिकायत करते हैं, वो मुझे लगता है कि उनके साथ उनका रहना नहीं हुआ, वरना ये छवि शायद नहीं बनी होती। मैं आपसे कह रही थी कि 1 अप्रैल का दिन था वो, और 1 अप्रैल की शाम को, रात को वो ट्रेन से जाने वाले थे, और दिन भर जो बातें चल रही थी उसमें एक मुझे ख्याल है कि ये बात चल रही थी कि वो कह रहे थे कि मिलकर एक उपन्यास लिखा जाए, कि उसका एक चैप्टर माँ लिखती हों, एक चैप्टर नवीन सागर लिखते हों, एक चैप्टर पापा लिखते हों, और एक वो लिखें, और उसका केंद्र में क्या चीज़ होगी, क्या विषय वस्तु होगी, या क्या उसकी भावभूमि होगी, शायद वो लोग और ख़ास तौर पे माँ लोग बता रहे थे, ये लोग सब उन्हें स्टेशन छोड़ने गए थे, और इन्होंने बताया था कि बहुत ही ट्रेन के छूटने तक ये बातें होती रही थी कि पहला चैप्टर कौन लिखेगा और कैसे लिखेगा। और लेकिन 4 अप्रैल के दिन ये खबर आई थी कि अगेन जी नहीं रहे, और हम लोगों के लिए ये बिल्कुल अविश्वसनीय सी बात थी, क्योंकि उनका होना, जब वो घर में होते थे तो वो इतनी पूरी तरह से होते थे कि हर चीज़, अब घर का हर कोना जैसे उनसे संपृक्त हो गया था, हर चीज़ पर उनकी उपस्थिति थी, और इतनी अधिक थी वो उपस्थिति अभी तक घर में कि हमारे लिए बिल्कुल असंभव था। और तब हमारा इस पे ध्यान गया कि हमारे घर में जो तखत हुआ करता था उस समय, वो जो हफ्ते के हाट बाज़ार लगते हैं उसमें से लिया हुआ शायद 10-20 रुपए का तखत था वो, जो कि हर करवट लेने पे चूंचा करता होगा। और हिंदी साहित्य की जितनी विभूतियाँ हैं और जो कि सब हमारे घर आके रुकी हैं, वो सब उस चूंचा करते हुए तखत पर ही सोई होंगी। और अगेन जी तो लंबे थे, तो उनका तो शायद पैर भी उस तखत से बाहर निकलता होगा। लेकिन ये सारी बातें हैं, ये सब हमें उनके न रहने के बाद में समझ में आई, ख्याल आई। उन्होंने न इनका कभी एहसास करवाया, वो तो ऐसे ही लगता था कि जैसे उन्हें बहुत ही आनंद, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इससे ज़्यादा सुविधाजनक कुछ भी नहीं है, ऐसा ही लगता था उन्हें देख के। जब मैंने आपसे कहा कि सिरेमिक से, मतलब जब वो नहीं रहे, 87 में मेरी तो शुरुआत हो रही थी, मैंने आपको बताया। और तो जब मैं सचमुच में मिट्टी में एक तरह से अपनी पहचान खोज रही थी, और धीरे धीरे वो मैंने बनाई होगी, तो या साहित्य की भी मेरी समझ कुछ गहराई होगी, जीवन की समझ कुछ गहराई होगी, तो अब मेरे पास उपाय ही क्या है कि उन चीज़ों को मैं किस प्रकार से उनका साझा आगे जी से कर सकती हूँ। वो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वे, जब तक मैं ये ना मानूं कि वे एक पुरखे के रूप में मेरे ही भीतर हैं, सतत हैं, इसको मानकर ही तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और तो नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ बनाऊं और वो अज्ञे जी के साथ उसका नाता ना हो। मैं उन्हें ही तो दिखाना, मतलब उन्हें, और ऐसे तमाम बहुत सारे प्रिय लोग हैं, अशोक सक्सेरिया जी, ये सब आज नहीं है, तो क्या ये संभव है कि वो नहीं हो? मैंने आपसे कहा था कि मिट्टी से, सिरेमिक से जुड़ी हुई एक और बात है। 2 बातें मैं बता चुकी हूँ, अब ये तीसरी बात भी बहुत बड़ा संयोग है। और एक तरह से जब मेरा विवाह हो रहा था, 2002 की बात है ये, तो ईश्वर, और जब मेरा विवाह हो रहा था तो इला मौसी जो हैं वो बहुत बीमार थी। अज्ञे जी तो थे ही नहीं, और इला मौसी इतनी बीमार थी कि वो नहीं आ सकती थी। लेकिन जब उन्हें हमारे विवाह का
पता चला तो वो इतनी उत्साहित हो गई कि उन्होंने एक कागज़ में लिखे हुए अज्ञे जी के हाथ के और उनके खुद के हाथ के वे मंत्र, विवाह से जुड़े हुए वे मंत्र जो उन्होंने छांट कर उन लोगों ने लिखे थे, जो सचमुच बहुत ही सुंदर अर्थ से भरे हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये ज़रूर तुम दोनों खुद पढ़ लेना इनको। और ईश्वर और मैंने, हम लोगों ने ये साथ पढ़े थे। और उसमें विवाह की भेंट के रूप में इला जी ने, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने मुझे क्या दिया। अज्ञे जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी का काम करते थे, उन्होंने सीखा था, तो उनके ये टूल्स, ये मिट्टी में काम करने के टूल्स हैं जो इला जी इतनी संवेदनशील और इतनी वत्सला थी कि उन्हें ही ऐसी बात सूझ सकती थी। उन्होंने ये सारे टूल्स अज्ञे जी के एक बहुत ही सुंदर से कपड़े में लपेट कर उन्होंने मेरे लिए ये भिजवा दिए थे। और अब आप ये सोचिए कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी या क्या हो सकती है। ये सारे औजार मैं आज भी इन सब का इस्तेमाल करती हूँ। और ये इसे क्या कहा जाए, ये तो एक ऐसी कृपा है, ऐसी ब्लेसिंग है, इसके लिए धन्यवाद भी दिया नहीं जा सकता। मेरे मन में आता है कि आज मेरे मन में ये बात आती है कि वे जो अज्ञे जी की बनाई हुई वो जो चीनी मिट्टी की चीज़ें थी या वो जो चप्पल थी, वो न जाने कहाँ होंगी, कहीं न कहीं होंगी, किसी सहृदयी के पास में, जहाँ भी होंगी वो होंगी। अज्ञे जी नहीं रहे, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज मैंने ये जो संस्मरण आपको सुनाया, इसको सच पूछिए तो अज्ञे जी का जैसा लेखन है, उनकी कविता का मुझ पर और पूरी तमाम प्रयाग जी ने वो कविताएं सुनाई थी, ऐसी कोई जगह मुझे याद नहीं आती। आप पहाड़ों में, मैं दक्षिण कोरिया गई थी और वहाँ जहाँ हम रहते थे, वहाँ सामने से एक अद्भुत पहाड़ था और एक तरफ समुद्र था और पहाड़ के इस तरफ से एक नदी थी जो घूमकर समुद्र में मिला करती थी। तो वो नदी का केवल बस एक बांक दिखा करती थी। तो हर सुबह उठते थे और अज्ञे जी की कविता याद आती थी। ऐसा, उनकी कविता ऐसी है जो जीवन के हर मोड़ पे, हर उस पे याद आती है। और और उनकी, दरअसल मुझे कायदे से वैसे तो मुझे उनके चाहे वो उपन्यास हो, मैंने आपसे कहा कि शेखर एक जीवनी मैंने सबसे पहले पढ़ा था, और शेखर एक जीवनी का तो जो भी पढ़ता है उस पर वो जो किशोर वय का जो उत्साह होता है, जो उमंग होती है, जब सब कुछ, ये दुनिया संभावनाओं से भरी होती है, हर क्षण एक जादू घटने को होता है। पूरा शेखर एक जीवनी, ऐसा कहना चाहिए कि वो एक उत्तप्त, उसमें हर क्षण आपको ये इंतज़ार रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब हर क्षण उसका संभावनाओं से लोडेड है। और बड़ी ये कितनी एक विचित्र पैराडॉक्स है कि अज्ञे जी ने ये उपन्यास दरअसल कारावास में लिखा था। उसका पहला ड्राफ्ट और शायद सेकंड ड्राफ्ट तक, पहला ड्राफ्ट तो निश्चित तौर पे कारावास में लिखा गया था, और तब ये भी संभावना थी कि मृत्युदंड भी हो सकता है। और देखिए कि जो वो हमारी आने वाली तमाम पीढ़ियों के अंदर कारावास पे और इस संभावना के बीच जो लिखा गया कि शायद ये जो 19-20 साल का जो लड़का है, हो सकता है कि उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाए, ऐसी दहलीज पर ये उपन्यास लिखा जा रहा है। और ये वो उपन्यास है हिंदी का जो आपको जीवन के जादू से भर देता है।
उनके जो यात्रा संस्मरण हैं, इसके बाद मेरे ख्याल में मैंने अरे यायावर रहेगा याद नाम का जो उनका यात्रा संस्मरण है वो पढ़ा था, और उसका तो एक एक पन्ना मतलब गजब है, गजब। जो भी हमारे देश के भीतर जो यात्राओं के जो संस्मरण है उसमें मुझे लगता है, हालांकि एक से गजब कृष्णनाथ जी के जो यात्रा संस्मरण है, रांगे राघव जी के यात्रा संस्मरण है, निर्मल जी के यात्रा, मतलब ऐसे नहीं है, हिंदी बहुत बहुत भरा पूरा परिदृश्य है, हिंदी का विपन्न परिदृश्य नहीं है। लेकिन फिर भी उसका एक छोर आगे का अरे यायावर रहेगा याद, यदि हम अपनी देश की संस्कृति को, और वो क्या होती है, वो क्या तंतु हैं, वो क्या तार हैं जो हमारी तथा जो भी भारतीयता यदि हम उसे कह सकते हैं, तो वो किन चीज़ों से बनती है, वो उसके अवयव क्या हैं, यदि पढ़ना हो तो मेरे ख्याल में उसके एक छोर पे अरे यायावर रहेगा याद है, और अभी हाल में लिखे गए यात्रा संस्मरणों में शायद एक उसका दूसरा छोर जो है वो गगन गिल का लिखा हुआ अवाक है। इन दोनों में ही अपनी अपनी ज्योग्राफिया, अपने पर्यावरण, अपने मूल्यों, अपने जो स्वर है ना, जो संस्कृति के स्वर हैं, उनकी बहुत अचूक पहचान है इन दोनों में ही। मतलब मेरे ये पूरे दौर रहे हैं, जब मैं उनकी कविताएं पढ़ती हूँ, उन कविताओं में से भी कभी ये कविता बहुत पसंद सिर चढ़ के बोलती है, तो कभी बिल्कुल नशा सा होता है। अभी पिछले कई वर्षों में सच पूछिए तो जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा अभिभूत हूँ पिछले 2-4 वर्षों से, वो उनका वैचारिक पक्ष है। ख़ास तौर पे मैं आपसे कह रही थी कि कुछ लेखक होते हैं जो जिनके साथ हम बड़े होते जाते हैं, जो हमारे भीतर रहते हैं और हमारी समझ का विस्तार करते जाते हैं लगातार। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी स्वाधीनता या स्वतंत्रता, ये जो शब्द है, हमें लगता है कि हमको इसका अर्थ पता है, पर इसका कभी कभी हमने अनुभव भी किया है, लेकिन इसको अनुभव का होना भी ये ज़रूरी नहीं है कि तब भी हमने जिस चीज़ को अनुभूत किया है तब भी हम उसे समझे हों, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की, काल की और भाषा पर जिस तरह का आगे जी का चिंतन है, हिंदी पर मुझे नहीं लगता कि हिंदी पर ऐसा उनकी आगे जी की जो सोचने की जो प्रणाली है, जो उनके ठहर पाने, एक बिंदु पर जो ठहर पाना है, वो ऐसा अद्भुत है। वो वहाँ उस पर ठहरे रहते हैं। वो किसी भी कहना चाहिए कि एक घटना घटती है, मान लीजिए जैसे स्वतंत्रता को लेकर जो उनका लेख है स्रोत और सेतु में, मतलब उसका तो क्या बताया जाए, उसका सच पूछे तो उसका पूरे का मुझे इतनी बकबक करने की जगह मैं अगर उसका पाठ करती तो शायद वो बहुत बेहतर होता। उन्होंने जो स्वतंत्रता, स्वाधीनता की जो एक तरह से कह लीजिए परिभाषा उन्होंने दी है, उन्होंने लिखा है कि अपनी चरम संभावनाओं की संपूर्ण उपलब्धि के शिखर तक विकसित होना, यानी मैं जो हो सकती हूँ, मेरे भीतर जो कुछ भी होने की संभावना है, मेरी एक पाठक के रूप में जो संभावना है, मैं क्या कुछ पढ़ सकती हूँ, एक शिल्पकार के नाते मैं क्या कुछ बना, मिट्टी में क्या कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी, एक मनुष्य होने के नाते मैं कैसा स्वरूप पा सकती हूँ। अगर मैं इन सब की चरम संभावनाओं को तक अपने को विकसित कर सकूं, तब इसका अर्थ होगा कि यही मेरी स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता
पर जब भी चर्चा होती है वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण लगती, खास तौर पे स्त्रियों के संदर्भ में जब स्वतंत्रता की चर्चा होती है तो वो तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है, क्योंकि वो कपड़ों के आगे बढ़ती ही नहीं है। और उससे मैं नहीं कह रही हूँ कि वो कपड़े उसमें महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन स्वतंत्रता का नाता सिर्फ इससे नहीं है कि हमको खाने पीने की या पहनने ओढ़ने की स्वतंत्रता है या घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है या नहीं है। स्वतंत्रता की अगेय जी ने जो परिभाषा दी है वो ये कि मेरे भीतर मैं जो हूँ, मैं जो एक संभावनाओं का पुंज हूँ, यदि मैं अपनी संभावनाओं को पा सकूं तो मैं स्वतंत्र हूँ। फिर वो इसमें वो अद्भुत तरह से विचार करते हैं कि क्या ये संभव है, क्या एक ऐसे समाज में क्या कोई अकेला स्वतंत्र हो सकता है? क्या ये संभव है कि उन्होंने इस पर अद्भुत विवेचन किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक एक समाज का हर व्यक्ति उसी तरह से अपनी संपूर्ण को पाने के लिए अपने संपूर्ण जो उसके भीतर जो संभावनाएं हैं, उन तमाम संभावनाओं को पाने के लिए जब तक वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है तो मैं स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। कोई एक व्यक्ति अकेला स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि समाज तब तक है ही नहीं जब तक कि हम उससे जुड़े नहीं हैं। अपने में अलग से समाज कुछ है ही नहीं, वो हमसे जुड़कर ही है, हमसे आपसदारी से ही समाज है, उस आपसदारी से ही हम हैं। उनका ये बहुत ही प्रिय प्रत्यय है, उन्होंने कहा है कि मैं की कसौटी हमेशा ममेतर है, दूसरा है। उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर तरह से, जाहिर है कि जब ये बात कही तो आप में से बहुतों को बुद्ध की वो बात याद आई होगी जिन्होंने अपने निर्वाण को सिर्फ इसीलिए तो नहीं वो निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसीलिए नहीं निर्वाण को स्थगित कर दिया था क्योंकि उस निर्वाण का अर्थ क्या होता, क्या अर्थ है जब उनके साथ के सारे लोग यदि उसमें उनके साथ ना आ पाए तो उसका क्या अर्थ होगा। और अगेय जी देखिए यहाँ पे भी नहीं रुक जाते, उसके बाद वो कहते हैं कि यह बुद्ध का यह जो चुनाव है, यह जो चुनना है कि अपने निर्वाण का वो त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, ये जो उनका परित्याग करने का जो निर्णय है यही स्वतंत्रता है, यही चरम स्वाधीनता है। इसी तो मैं समझती हूँ कि 2-3 जो बहुत ही केंद्रीय चीजें हैं, अगर हम जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं या जो हमारे मूल स्वर हैं उनको यदि हम समझना चाहते हैं, ये इसलिए जरूरी नहीं है कि उससे कुछ भारतीयता का, पर क्योंकि ये हमारे होने की शर्त है। तो जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे अपने संदर्भ में लगती है वो है कि अवस्थिति बोध की बात। मैंने जैसा कि बताया, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में काम करने के कारण मेरा जो इलाका रहा है, मेरे जिन लोगों के बीच में आना जाना मिलना बैठना रहा है, वे हुनर वाले लोग हैं, कुम्हार हैं प्रायः, या फिर लोहार हैं, या लकड़ी का काम करते हैं, तो ये सारे लोग हैं। और उनकी जब मैं याद करती हूँ तो जैसा कि भारत के बारे में कहा भी जाता है, लोग कहते हैं कि हमारे पास इतिहास बोध नहीं है। और तो जब मैं इन लोगों को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, इतिहास सच पूछो तो वो इतिहास के भीतर रहते हुए भी इतिहास से यूं देखा जाए तो अनभिज्ञ से रहते हैं। लेकिन
इन सब की जब मैं याद करती हूँ, मैं नीलमणि देवी मणिपुर की एक कुम्हार थी, अद्भुत कलाकार, मिट्टी की अद्भुत कलाकार। उनका जो मिट्टी से नाता था, जब हम लोग गए थे, मेरी बहन राजुला उन पर फिल्म बना रही थी और हम लोग वहाँ गए थे, और मुझे ख्याल है कि वो कह रही थी कि उन्हें रात में बहुत वो जैसे मैंने अपनी माँ को सोते समय डायरी और पेन साथ में रख के सोते देखा, वहाँ पे मैंने देखा कि नीलमणि देवी अपने सिरहाने पे मिट्टी रख के सोती थी। और वो कहती थी, मैंने उनको कहा कि मिट्टी आपने रात में थोड़ी कोई मिट्टी में काम करेगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बारी नींद नहीं आती है और बहुत बारी जो है मेरा मन जो है वो उद्विग्न होके, और मुझे तमाम तरह की वो सारी यात्राएं याद आती हैं। और तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अचानक से जो है वो अचानक से मैं भोपाल में होती हूँ, आपके साथ होती हूँ, या दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम में होती हूँ, और ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। या कई बार मुझे अपने बर्तन, अगले दिन आवे में मुझे बर्तन पकाने होते हैं, तो मुझे उस पर धुआं कैसे घूमेगा या आग कैसे घूमेगी ये दिखता है, और बेचैन होके जो है मैं मिट्टी से बनाने लगती हूँ। और उन्होंने कहा था कि ये सारी बातें, मैं यहाँ हूँ, बिस्तर पे सोई हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपके पास हूँ और बहुत सारे लोगों के पास हूँ। उन्होंने कई नाम लिए थे कि उनका ख्याल आता है, उनका ख्याल आता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अचानक से ऐसा लगता है कि रात के आसमान का ख्याल आता है, बाहर जो छिटका हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो अवस्थिति बोध है, ये जो बोध है अपने होने का, इस संसार में अपने होने का, एक यह जो बोध है कि इसका नाता, ये जो मैं यहाँ हूँ, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये कई स्तरों पर, कई जगहों पर है। ये इस खुले आकाश, तारों भरे आकाश से भी इसका कोई नाता है, कि भोपाल में कोई है उससे भी नाता है, कि कोई पुरखे हैं उनसे भी नाता है। ये जो अवस्थिति, अपनी होने का बोध, अपनी अस्थि का बोध, इसको यदि जानना हो तो इसमें अज्ञे जी बहुत ही सहायक हो सकते हैं। और मैंने ये जाना कि मैं जिस तरह से स्वातंत्र को और इस अवस्थिति बोध को मैं जानती हूँ, मुझसे भी बेहतर ये जो हमारे देश के जो असल कारीगर हैं, असल कलाकार हैं, वो हो सकता है कि वो पढ़ना ना जानते हो, लेकिन जिस अवस्थिति बोध की बात अज्ञे जी कर रहे हैं, जिस स्वातंत्र की बात वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों के बीच मैंने उसे सचमुच एक अवधारणा नहीं, उसे जीता जागता हुआ देखा है। और उन सबको समझने कि यदि मेरी कुछ भी प्रवृत्ति बनी है या मैं थोड़ा बहुत भी समझ पाई हूँ, तो उसमें अज्ञे वो सेतु हैं जिनके माध्यम से मैं समझ पाती हूँ। 4 अप्रैल के दिन अज्ञे जी नहीं रहे थे, और बाद में इला मौसी ने बहुत दुखी होकर बताया था कि सुबह 6:45 बजे का शायद समय था, और इला मौसी जो हैं वो एक्सरसाइज कर रही थी, और अज्ञे जी ने उनसे कहा कि उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है और उन्हें लग रहा है कि डॉक्टर के पास शायद जाना चाहिए। अब उन्होंने जिस तरह से कहा, इला जी को लगा होगा कि, इला मौसी को लगा होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी तुरंत चला जाए। और मैं इस पर जैसा कि हम सब जानते हैं, अज्ञे जी ने तो दोबारा कुछ कहना ही नहीं था। वो वहीं बगीचे में जो कुर्सी थी उसमें ही शायद वो अधलेटे से बैठ गए होंगे। और इला मौसी को इस चीज़ का बहुत दुख था कि उनको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि इससे ज़्यादा ये तो बहुत उन्होंने बोल दिया,
यदि उन्होंने ये बोल दिया, क्योंकि ये जो बड़े कलाकार होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका तो चेखव की मृत्यु के बारे में मैंने पढ़ा था कि मरने के कुछ क्षण पहले शायद उन्हें तकलीफ हुई होगी, तो उनके मुंह से कुछ ऐसा भाव आया होगा कि ओल्गा जो उनकी पत्नी थी, उनको लगा, तो वो घबरा गई। तो वो घबराए नहीं, इसके लिए चेखव ने कोई जोक किया था, और जिसको कि सच में सुन के ओल्गा निश्चिंत हो गई कि नहीं ऐसी परेशानी की बात नहीं है, और कुछ पलों के भीतर ही चेखव नहीं रहते। तो इसी तरह से अज्ञे जी ने भी इतना कहकर, और मैं समझती हूँ कि जैसे वो थे, उन्होंने निश्चित तौर पर अपना ध्यान दर्द से हटाकर, मैं सोचती हूँ कि उन्होंने कहाँ अपना ध्यान लगा लिया होगा। शायद सुबह बोलती हुई किसी चिड़िया की आवाज़ पर ध्यान लगा लिया होगा, या मधुमालती के फूलों की गंध पे अपना ध्यान लगा लिया होगा। मैं ये अटकलें लगाती हूँ कि जो उन्होंने इस धरती पर जो अंतिम छवि देखी होगी, या अंतिम आवाज़ सुनी होगी, या जो अंतिम गंध उन्होंने ली होगी, वो क्या होगी। लेकिन इतना तय है, उन्होंने क्या ली होगी ये सब, वो इतना तय है कि वो दर्द अपनी जगह है, लेकिन अंतिम क्षण उनका तकलीफ का नहीं हो सकता होगा। वो तकलीफ की बात को ज़रूर अपने मन से उन्होंने परे ढकेल दिया होगा, और ज़रूर मधुमालती के या किसी चिड़िया के स्वर के साथ हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मुझे सुना। और सच पूछिए तो अज्ञे जी पर संस्मरण उस तरह से नहीं कायदे से, तो उनके साहित्य पर बात होनी चाहिए। और अभी तो लेकिन मैं इतनी हड़बड़ी में नहीं लिख सकती थी, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन मैं अपने से, आपसे तो क्या कहूँ, अपने से ये वादा करती हूँ कि मैं निश्चित तौर पे अपने इस प्रिय कवि, अपने इस प्रिय लेखक विचारक पर कुछ मेहनत करके कुछ लिखने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।